तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा तो हम लोग अच्छे हैं बेटा अपने प्यारे और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। ठीक है। और आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज बच्चे हम लोग बेटा वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अपना प्यारा सा बेटा चैप्टर इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन बेटा आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम बेटा इवोल्यूशन के एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से एकदम समझेंगे। ठीक है। सो पहले तो क्लासेस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको मतलब क्या, ठीक है, थोड़ा यस सर, क्या बात है बेटा। ठीक है भाई, फ्लो फ्लो में एकदम। ठीक है, आज पूरी एकदम मन लगा के पढ़ना है बेटा। एकदम ठंडी बहुत पड़ रही है, देख लो टोपी ओपी लगा के आया हूं मैं। ठीक है ना। और ठंडी इतनी पड़ रही कि थोड़ा सा हल्का से देखो तो ना, बोलते समय भी ठंडी लग रही बहुत। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज ये सर ठंडी के मौसम में, ठीक है, एकदम गर्म इवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इवोल्यूशन आज जानने वाले हैं। जल्दी से क्लास को सबके साथ शेयर ओवर कर दो। ठीक है, आ जाओ, धमाकेदार शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। यस बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चे आप लोगों के। हेलो बेटा, हेलो अभिषेक, हेलो गरिमा, हेलो बेटा। हाँ भैया सर, सर जल्दी आ जाओ सर। आ गए बेटा, आ गए, हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करा जाए इस चैप्टर की बेटा। ठीक है, बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़ना है मेरे साथ एकदम अच्छे से। ठीक है, और पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, सारी चीजों को जानना है, समझना है ना। शेयर और भी कर देना है जल्दी से फटाफट सब लोगों को। सर आप बहुत हैप्पी हैं। अरे हैप्पी रहेंगे भाई, क्यों हैप्पी नहीं रहेंगे, है ना। अगर प्यारे बच्चे इतना खुश रह सकते हैं तो हम भी तो खुश रह सकते हैं ना। आप पढ़ने के लिए इतना खुश हो तो हम पढ़ाने के लिए इतना खुश हैं, है ना बेटा। चलो जल्दी जल्दी आ गए सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हाँ सर, सब लोग आ गए हैं, जल्दी जल्दी शेयर और करते हुए जल्दी से आ जाओ सब लोग फटाफट। यस सर, हाँ जल्दी 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 सब लोग फटाफट शेयर और करते हुए आ जाओ जल्दी से। सो प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ फटाफट। आज इस चैप्टर को हम बेटा कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले तो इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन का मतलब होता है सर, हिंदी में इसको बोलते हैं विकास। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब विकास। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, सबसे पहले जानो क्या है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई कम विकसित जीव है। कम विकसित का मतलब, मान लो एक चिंपैंजी है, तो चिंपैंजी ज्यादा विकसित होता है कि हम ज्यादा विकसित होते हैं। आप बोलोगे हम ज्यादा विकसित होते हैं। तो इसका मतलब जो चिंपैंजी है बेटा, वो हम लोगों से क्या है, कम विकसित है। और उस चिंपैंजी से इंसान बना है बेटा। इंसान, इंसान किससे बना है, चिंपैंजी से बना है। ठीक है, इंसान चिंपैंजी से विकसित हुआ है। तो चिंपैंजी कम विकसित जीव है और हम उससे ज्यादा विकसित जीव है। तो कम विकसित जीव से ज्यादा विकसित जो जीव आपका बन रहा है, इसे ही बेटा आप बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है बेटा, तुरंत नोट करेंगे हम लोग जल्दी से। कम विकसित एवं सरल जीवों के शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, उनके अंदर बेटा आपको क्रमिक परिवर्तन मिलेगा और उससे बेटा क्या बन जाता है, उससे बन जाता है अधिविकसित और जटिल जीव। और इसी प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। सर इसी प्रक्रिया को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। बोलो जल्दी से फटाफट, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। बोलो पहले, इवोल्यूशन क्लियर हो गया, इवोल्यूशन क्लियर हो गया, फटाक से बोलो इवोल्यूशन क्लियर। चलो आ जाओ, आगे सुनते हो अब बेटा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते चलना, एकदम परफेक्ट नोट्स आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, इससे परफेक्ट नोट्स आपको नहीं मिल पाएगी, तो ये परफेक्ट नोट्स है, बढ़िया से एकदम देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। यस सर, ओके सर, बिल्कुल नोट कर रहे हैं। चलो आगे देखो। अब बच्चे आगे सुनो, आगे हमारा क्या है बेटा, जी 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 बहुत बढ़िया। हाँ आगे देखो, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। बेटा देखो ध्यान सुनो बेटा, तारों की दूरी का मापन प्रकाश वर्षों में किया जाता है। तारों से हम तक प्रकाश पहुंचने में बेटा लाखों वर्ष का समय लगा है। हम एक प्रकार से भूतकाल को तारों के रूप में देख रहे हैं। तारे हम लोगों से खरबों किलोमीटर दूर हैं। आप समझो, ये हमें बताया जा रहा है बेटा कैसे हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आप जानते हो बेटा तारे वगैरह हैं। ठीक है, तारे हमसे बेटा कितने, ठीक है, कितने आप देख सकते हो, तारे हम लोगों से खरबों किलोमीटर बेटा दूर है। तारे हम लोगों से खरबों किलोमीटर दूर है बेटा। ठीक है, एक साइंटिस्ट बेटा, एक क्या तीन तीन साइंटिस्ट है बेटा आपके, एबे, लेमेत्र, गैमोव और एक वैज्ञानिक बेटा आपके डिक। इन तीनों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की
और इस परिकल्पना को बेटा हम बोलते हैं बिग बैंग परिकल्पना। बहुत पूछी जाती है बेटा ये परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना कहती है बेटा कि आपका एक पदार्थ था, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा, इलिम। उनके कणों के मध्य एक महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट हो जाने से हाइड्रोजन निकला, हीलियम निकला, ये गैसें बनी बेटा। और ये गैसें ने ठंडा होकर आपके क्या बना लिए, ये गैसें ठंडी होकर कई पिंड बना लिए। और इसी से आगे चलकर बेटा आकाश गंगा का निर्माण हो गया और उसमें चमकते पिंड जो थे वो तारे कहलाने लगे। तो बेटा सबसे अगर सटीक बोला जाए हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है बेटा, तो यही वैज्ञानिक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और क्या बेटा कैसे बना, बिग बैंग परिकल्पना से पहले ब्रह्मांड बना। सो सब लोग बेटा मुझे कमेंट करके बताओ ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस, ठीक है, परिकल्पना से हुई। बताओ कौन सी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सबसे अच्छे से बताता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। जो वीडियो को बाद में देखें वो भी बताएं बेटा, और लाइव वाले तो और जल्दी बताएं, ठीक है। किसने बेटा, जल्दी बताओ सब लोग बताओ अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है, कौन सी परिकल्पना बताओगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यस सर, जिससे हुई है, जल्दी बताओ किससे हुई, क्या बात है, बिग बैंग परिकल्पना। यस बेटा जी बिल्कुल सही जवाब। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही क्वेश्चन ही आएगा आपका, ठीक। चलो आगे सुनो बेटा, अब आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति बेटा। सो अपने ब्रह्मांड देखो, अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेटा लगभग जो है 20,000 करोड़ मतलब 200 बिलियन पहले हुई है बेटा। ऐसा माना जाता है कि अपना जो ब्रह्मांड है बेटा वो कितने साल पुराना है बेटा, सब लोग बताओ अपना ब्रह्मांड कितने साल पुराना है। ए मेरे भैया लोगों जल्दी बताओ फटाफट, अपना ब्रह्मांड कितने साल पुराना है भैया। यही सब तो क्वेश्चनवा आएगा आपके पेपरवा में। का बबुआ कर ले बा, आए बोलो बाबू, बोला बाबू कर लेगा, जल्दी बोला भैया। यस बेटा जी हो जाएगा 200 बिलियन। यस बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अरे मेरा बेटा ये चैप्टर अब यूपी बोर्ड में आ गया है, पहले नहीं था, अब आ गया यूपी बोर्ड में। अब ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड में आएगा बेटा। गलती ना करना बेटा इसको ना पढ़ के, है ना। अब बच्चा आगे सुनो, आगे सुनो बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल अनुपस्थित था बेटा। जैसे जैसे ठंडी होती गई हमारी पृथ्वी 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 पृथ्वी, वैसे वैसे जल, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का निर्माण हो गया बेटा। फिर क्या हुआ, सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर H2 और O2 को पृथक कर दिया। फिर बेटा O2 ने अमोनिया और CH4 के साथ मिलकर क्या बना दिया बेटा, जल, CO2 और अन्य गैसें। और इस तरह बेटा पृथ्वी पर आप देख रहे हो ये गैसें बेटा बन गई थी। यस सर, इस तरह पृथ्वी पर ये गैसें बन गई थी बेटा। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है। सब लोग कमेंट करके बताओ बेटा, क्या पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल उपस्थित था कि अनुपस्थित। सब लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो, एक एक बेटा चीजों को आपके ब्रेन में सेट करवा दूंगा मैं। बताओ बेटा क्या ये क्वेश्चन बता लोगे सब लोग, सब लोग एक क्वेश्चन का आंसर बता लोगे, जल्दी बताओ बेटा। बता लेंगे बच्चे, बता लेंगे सर। अनुपस्थित था कि उपस्थित था, बताओ आंसर करो जल्दी जल्दी। पूरा इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पूरा करा दूंगा एकदम। यस सर, क्या बात है, यस सर क्लियर हो गया। देखो यही सब प्रश्न आएंगे बच्चे सॉल्व कर लेंगे एकदम। क्या बात बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे सुनो। अब बेटा धीरे धीरे इसी प्रकार जो पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी पर आपके क्या हो गए, ओजोन परत आ गई, अन्य गैसें, ठीक है, निर्मित हुई। पृथ्वी के और अधिक ठंडा होने पर जलवाष्प ने बरसात का रूप ले लिया, जिसने गहरे जगह को महासागर का रूप दिया। यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर बेटा जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद हुई। 50 करोड़ साल बाद मतलब अपनी पृथ्वी जो बनी थी, ठीक है, उसके 50 करोड़ साल बाद
धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति हुई बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने साल बाद? बताओ बेटा, पृथ्वी पर जीवन कब प्रारंभ हुआ? आंसर करो मुझे सब लोग, जल्दी से आंसर करो, आंसर करो बेटा। जीवन की उत्पत्ति, सब लोग आंसर करो। यस सर, क्या बात है, वाह प्यारे बच्चों, वाह क्या बात है सर, एकदम सही से आंसर है सर, एकदम सही आंसर, एकदम सब लोगों का। बच्चे एकदम आए गजब आंसर कर रहे हो, बिल्कुल समझते हुए पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा देखकर बेटा। अब आगे सुनो बेटा, बेटा जीवन की उत्पत्ति सुनो। जीवन की उत्पत्ति बेटा, पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले बेटा प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, सारी चीज मैं आपको कराने वाला हूं बेटा एकदम। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा ये आ जाएगा आपका। ठीक, अगला सुनो बेटा। अब आपको मैं बताने वाला हूं कुछ सिद्धांत, कुछ सिद्धांत जिसने बताया कि धरती पर आके जीवन, ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ सिद्धांत दिए गए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई ना बेटा, उसके लिए आपको कौन कौन से, ठीक है, सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। आओ बताता हूं। सबसे पहले पहला सिद्धांत बेटा आप लोग पढ़ोगे स्पोर सिद्धांत, पैरसर्मिया, ठीक, कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया, ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया। देखो बेटा क्या कहता है, कुछ ग्रीक वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से, ठीक है, अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर मतलब बीजाणु नामक कॉस्मिक कण आए बेटा, दूसरे ग्रहों से, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर बेटा क्या आए थे, ये कॉस्मिक कण, और उसी से पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। यह बात बेटा कुछ ग्रीक वैज्ञानिकों ने बताई थी, और इस सिद्धांत को क्या बोल दिया, स्पोर सिद्धांत। इनका कहना था दूसरे ग्रहों से कुछ बीजाणु वगैरह आए और हमारी पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हो गया, है ना, ये बताया था इन्होंने। फिर क्या हुआ हमारा अगला सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो जीवन है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति जो है, ध्यान सुनना बेटा, इसका क्या कहने का मतलब था, इनका कहने का मतलब था कि चूहे और जानवर कुछ कपड़े या रोटी के टुकड़े से स्वयं उत्पन्न हो गए। इसके बाद साइंटिस्ट आए, लो, इनका कहना था पृथ्वी पर जीवन अपने आप शुरू हो गया। यह देख लो, इनके अलगे हैं। लुईस पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत ठहरा दिया, और इनका कहना था कि जो जीवन है, जीवन जीव उत्पत्ति। अब इनका कहना था कि पहले से बने जीव से नए जीव की उत्पत्ति हुई। याद देख लो, तो लुईस पास्चर ने क्या बोला कि धरती पर पहले से जीवन था और उसी जीवन से नया जीवन आ गया था धरती पर। इनके अलग बात थी। एक बात बताओ, धरती पर पहले से जीवन था, तो वो जो पहले से जीव था वो धरती पर कैसे आया, ये ना बता पाए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फोन किया गया, हेलो लुईस पास्चर, यस आई एम स्पीकिंग। लुईस पास्चर, आपने बोला कि धरती पर पहले से जीव पाए जाते थे और उन्हीं से नया जीव बन गया। सो लुईस पास्चर जी, कैन यू एक्सप्लेन, ये धरती पर जीव पहले कैसे आए थे। तो लुईस पास्चर ने फोन काट दिया, कहा मुझको पता ही नहीं है। तो इनकी थ्योरी खत्म हो गई, इन्हों की थ्योरी खत्म, समझ रहे हो। यस सर, तो यह की थ्योरी खत्म हो गई। लो चलो भैया, जाओ तुम घूमो घामो। फिर आए अगले साइंटिस्ट, ओपायरिन हाल्डेन। ये बड़ा दिमागदार वाले वैज्ञानिक थे हमारे, ठीक। इन्होंने बोला, ऐसा है पूरा नाम AI ओपायरिन, और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ।
ये बात थोड़ा इन्होंने सही बात बताई थी। इनका कहना था ऐसा है ना, देखो महासागर में जीवन प्रारंभ हो गया, ठीक, और उस समय पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, ठीक, लेकिन वायुमंडल में मीथेन अमोनिया जैसी गैसें कम और ज्वालामुखी ज्यादा थी। इस समय वातावरण में ना के बराबर ऑक्सीजन थी, इसलिए धरती पर सबसे पहले वाले बड़े जो जीव थे बेटा, धरती पर जो सबसे हाँ पहले बनने वाले जीव थे वो प्यारे बच्चों अनाक्सी थे, मतलब बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते थे। समझ में आया? यस सर, ये भी बड़ा ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। जी बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और सर पेपर में तगड़ा वाला क्वेश्चन, सर एक तगड़ा वाला क्वेश्चन आता है क्या? चलो तगड़ा वाला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे, मिलर का सिद्धांत। ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलर का सिद्धांत, ठीक है। एक मैं अभी आपको बताऊंगा समरूप अंग समवृत्ति अंग, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अवशेषी अंग आ सकता है, संयोजक कड़ी आ सकती है, वो आ जाएगा। फिर आपको डार्विनवाद लैमार्कवाद एक बार पढ़ लेना है, वो आ सकता है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन जो है हो सकता है पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, मानव का विकास वाला, बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलो अब आगे देखो। मिलर का सिद्धांत क्या है बेटा? इस सिद्धांत को एस.एल. मिलर ने 1953 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। इन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया और उबलते हुए पानी के भाप के साथ ही 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराया बेटा। इलेक्ट्रोड को इन्होंने ऊर्जा स्रोत के रूप में लिया। प्रयोग के 18वें दिन बाद बेटा आपको फ्लास्क में क्या मिला? द्रव। और ये जो द्रव था इसके अंदर आपको ग्लाइसिन, एलालीन, एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए। और इसके अलावा इसमें फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल भी बेटा मिले। और साथ ही इसमें शर्कराएं, नाइट्रोजनी क्षार और वर्णक भी पाए गए। तो बेटा ये जो मिलर ने प्रयोग किया था, इस प्रयोग के द्वारा मिलर ने पाया कि जो चीजें ब्रह्मांड में थी उसी के द्वारा अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक बना और कार्बनिक अणुओं से ही फिर जीवन की शुरुआत हुई। बेटा ओपायरिन और हाल्डेन के सिद्धांत को अपने प्रयोग द्वारा बेटा किसने बताया था? बोलो जल्दी से फटाफट। ओपायरिन, यस सर, ओपायरिन और हाल्डेन के सिद्धांत को प्रयोग द्वारा बेटा किसने समझाया? बोलो मेरे बच्चे, बोलो बोलो बोलो, किसने समझाया था बेटा इस सिद्धांत को? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओपायरिन और हाल्डेन के सिद्धांत को प्रयोग द्वारा किसने समझाया था बेटा? कौन वैज्ञानिक का प्रयोग है वो? बताओ 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 उस प्रयोग का नाम, और उस प्रयोग का चित्र भी देखेंगे बेटा हम लोग। ये चित्र बेटा आएगा प्रयोग वाला, ठीक है। ये चित्र बेटा तैयार कर लो सब लोग अच्छे से। हंड्रेड % बेटा ये आता है, समझ लो पेपर में। क्या बात है बच्चे, वेरी नाइस। मिलर ने, क्या बात है, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया, आगे सुनो अब। तो बेटा ध्यान सुनो, ये देखो ये प्रयोग, ये बड़ा फ्लास्क है, इसमें जल लिया, ये उबलता हुआ जल आगे गया, उबलता हुआ जल आगे गया यहां से, मतलब ये छोटा वाला फ्लास्क था, इससे बड़ा फ्लास्क ये है, ये तो 2 फ्लास्क था बेटा। एक ये वाला फ्लास्क है छोटा फ्लास्क, ये बड़ा फ्लास्क। छोटे वाले फ्लास्क में बेटा जल लिया, उबाला, उबलता हुआ जल का भाप यहां से गया बड़े वाले फ्लास्क में। बड़े वाले फ्लास्क में क्या हुआ बेटा? यहाँ पास गैसें भरी थी, मीथेन भरा था, अमोनिया भरा था, हाइड्रोजन भरा था। इन गैसों के बीच में ये लगा है बेटा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड,
इस इलेक्ट्रोड में स्पार्किंग कराई गई। स्पार्किंग कराने के बाद इसके अंदर बना बेटा पदार्थ, और वो पदार्थ जब यहां से नीचे निकाला गया बेटा तो देखा गया कि वो जो पदार्थ था वो धरती पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीवों के अंदर भी उपस्थित था। तो इसका मतलब क्या है कि धरती पर जीवन का प्रारंभ कुछ उसी तरह था। जैसे यहाँ पास से हमें कई चीजें मिली और वही चीजें शुरुआत में पाई जाती थी, तो इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया था बेटा कि इस तरह हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था। क्या बात है बेटा। क्या बात है। क्लियर बेटा, चलो शानदार, एकदम क्लियर है बच्चे, है ना। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत शानदार, एकदम क्लियर हो गया। यस सर यस सर यस सर, बड़े क्लियर हो गया। प्रयोग क्लियर हो गया बेटा, प्रयोग क्लियर हो गया। जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन में, ठीक है, धमाकेदार तरीके से बोलो सर ये क्लियर हो गया एकदम। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम क्लियर है बच्चों को। क्या बात है यार, ये बात है सही एकदम, ये दिल जीत लिया बेटा ने, सही एकदम सर, सही एकदम। आगे सुनो। अब बच्चों आपके एग्जाम में जो अगला प्रश्न बेटा आता है वो आता है क्या बेटा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा आएगा ये समजात अंग और समवृत्ति अंग। बेटा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है सर। चलो आगे सुनो। अब एक समजात अंग जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान है बेटा, ध्यान सुनो बेटा। हाँ, ऐसे आपके अंग जिनकी संरचना समान है लेकिन कार्य बेटा क्या है अलग अलग, कार्य क्या है अलग अलग। हाँ जी, देखो मैं आपको सीधे डायग्राम से समझा दूंगा। आप एक बात देखो, ये आप डायग्राम देखो, आप सीधे एकदम एक बात में समझ जाओगे, बस एकदम समझो। अब आप पहले यहां ध्यान से देखो बेटा, ये मानव का हाथ है, ये चीता, ये वेल का, ये चमगादड़ का। अब आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो इनमें वही प्रकार की हड्डियां हैं जो मानव में है, ठीक है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखोगे कि ये जो अंग हैं ये संरचना में सर समान है। ये अंग बेटा, ये देखो इन चारों को आप देखो, ये चारों संरचना में बेटा समान होंगे, लगभग उसी तरह से आपको दिख रहा है। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, संरचना में लगभग समान है सर। बोलो हाँ या ना, क्या ये संरचना में समान है? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से, हाँ या ना में जवाब तो दो। पैसा थोड़ी ना लगता है जवाब देने में। हाँ चलो जवाब दो जल्दी से, का पैसा थोड़ी लगता है, जल्दी बताओ। समान है, यस सर। लेकिन क्या ये बच्चे कार्य में अलग अलग हैं? मानव का कार्य, हाथों का, पैरों का, चीता वगैरह का, वेल का, चमगादड़ का, सर कार्य अलग अलग है इनका, इनका कार्य अलग अलग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इनकी संरचना क्या है? समान है। यस सर, एकदम क्लियर हो गया, है ना। इनकी उत्पत्ति भी एक ही जैसे हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बच्चे लगातार बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और बस अच्छे से आप पढ़ते रहो, रिजल्ट लाना है बेटा, और रिजल्ट तभी आता है जब मेहनत की जाती है। तो संरचना उत्पत्ति में ये समान है, कार्य में बेटा ये आपके कार्य में अलग अलग है। संरचना और उत्पत्ति में तो समान है, संरचना एवं उत्पत्ति में समान है, संरचना एवं उत्पत्ति में समान है, संरचना, ठीक है, कार्य में अलग अलग एवं उत्पत्ति में तो ये है ना बेटा। ये बताओ,
यस सर, आगे अच्छे से, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैंने परिभाषा क्या बताया आप लोगों को, बहुत सरल परिभाषा, एकदम सटीक 100% नंबर दिलाने वाली परिभाषा है बेटा ये, ठीक है। ऐसे अंग, ठीक, जिनकी संरचना समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। मनुष्य के हाथ हो गया, घोड़े की अगली टांगे हो गई, चमगादड़ के पंख हो गए, वेल के फ्लिपर हो गए, संरचना में समान है लेकिन कार्य में ही बेटा ये अलग अलग होते हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, ठीक, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। समवर्ती अंग नोट करो बेटा, जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य समान है लेकिन बेटा उनकी आंतरिक संरचना अलग अलग है। जी, आप सुनो बेटा, आप सुनो बेटा, ये देखो, कीटों का नाम सुना है, पक्षियों का, चमगादड़ का, इनके पास बेटा पंख होगा और ये पंख से बेटा उड़ते हैं, मतलब इन तीनों के पंखों का कार्य क्या है, समान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों के पंख की संरचना अलग अलग है। तो कार्य में ये समान है, संरचना में ये अलग अलग है। तो हमारे प्यारे बच्चे इसको साफ साफ बोल देंगे क्या? क्या बोलोगे बेटा? अरे बोलो, इसको बोलेंगे आप लोग क्या बेटा? जल्दी बताओ क्या बोलोगे सब लोग। अब बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, जल्दी बताओ। यस सर, बताओ। समवृत्ति अंग, क्लियर? क्या बात है। अरे संतोष बिश्नोई नाम का एक लड़का है, जब से चैट बॉक्स में आया है, कहीं उसके पीछे, कहीं उसके पीछे, कहीं उसके पीछे, कहीं मुझे, मतलब मुझे ही कुछ बता रहा था, कुछ उल्टा सीधा, कुछ भी, जो मर्जी आए। संतोष बिश्नोई, एक बात तो मानना पड़ेगा, माँ बाप ने तुमको जन्म देके सोचा होगा किसको जन्म दे दिया। आए पढ़ लो भैया, संतोष बिश्नोई, क्या बात है। कह रहा है मैं मैथ का हूं। अरे तुम मैथ के हो तो मैथ पढ़ो, बायो में आगे क्या कर रहे हो? मतलब इस तरह के प्रभु, प्रभु इनको बुद्धि दो। ये मैथ के हैं तो ये बायो की क्लास में कहे आ गए हैं। बाप रे बाप। अभी और अभी आके पता चला कि क्या बताऊं, ऐसे बच्चों को मैं क्या करूं। हे प्रभु, बुद्धि तो इन लोगों को यार। ये तो कहो आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, है ना, तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मतलब क्या करेंगे भैया, प्रभु इनको बुद्धि दो कि ये बायो की क्लास से कहे चले आए। और आओ तो आओ, पढ़ लो कम से कम कुछ, अगर पढ़ाया जा रहा है। कौन हूँ लड़की के पीछे, कौन हूँ लड़की के पीछे। मम्मी पापा भी सोचे होंगे इससे अच्छा बिटिया हो जाती तो सही रहता। संतोष बिश्नोई, तुम अगर सुनीता होती तो बड़ा अच्छा रहता है। अब क्या कहें, क्या बताएं यार। माँ बाप सोचते अच्छा रहता, कम से कम है, संतोष के बजाय जो है संतोषी पैदा होती। चलो कोई बात नहीं। तो संतोषी बिश्नोई, तुम संतोष के लायक तो है ये नहीं हो, कहे के लिए तुम्हारे लक्षण जो है ठीक नहीं लग रहे हैं। फिलहाल दोबारा शायद दिखो नाम का, नहीं तो हम फिर तुमका संतोष से संतोषी बनवा ही देंगे। जानते हो हम बायो वाले हैं, है ना, हमारे लोग पढ़ाते हैं फिर पूरा, तो फिर चेंज करवाने में समय नहीं लगेगा बेटा। चल, हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता कि मैथ की क्लास है कि बायो क्लास है। मैथ वाले बायो में आ जाए, अरे आ जाओ तो पढ़ लो, लेकिन बाकी बच्चियों को तो पढ़ने दो, वो तो कम से कम मन लगा के पढ़ना चाहती हैं। तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से, ठीक है, कई लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि तुम जैसे लड़के
आए केवल बस लड़कियों को मैसेज करते रहते हो, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो। खाने की औकात नहीं है भी, दोस्ती करने की मर परवान चढ़े पड़ा है ना। तो पहले खाने पीने का जुगाड़ कर लो, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे दोस्ती कर लो। माँ बाप दिए होंगे मोबाइल, बेटवा हमारा पढ़ी, बेटवा हमारा पढ़ नहीं रहा है, बेटवा जो है दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। तो माँ बाप का सोचिए, इससे अच्छा तो लड़की पैदा होती, कम से कम पढ़ लिख तो रही होती, है ना। तो आप ना पढ़ो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी बच्चों को आप पढ़ने दो। मुझे बुरा इस बात का लगता है ना, मैं कुछ ना कहूँ आपको। चलो हाँ आगे सुनो बच्चे। हाँ सर संतोषी आ गई, अच्छा जाने दो, अब संतोषी आ गई तो अब संतोषी को संतोषी रहने दो ना, तो आधार कार्ड में भी चेंज करवा देंगे भाई। हाँ इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी अगर कोई लाइव में आ जाता है, मतलब उससे बड़ा फिर मैं क्या कहूँ। क्या बात है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे सभी प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग यार। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को गुड इवनिंग। ऐसी संतोषी बिश्नोई जैसे लोगों को इतना तुम खुद है देखो, जब कोई तुमको परेशान करे ना, मैं उन बच्चियों का कहना चाहता हूँ, जब कोई इस तरह का मैसेज करे ना, इनको इतना जलील करो कि लड़के बुद्धि में फिर आ जाए इन लोगों को कि यार पढ़ना है हमें, ठीक है। और इस तरह के जो हमारे प्यारे और बच्चे हैं, सारे बच्चे सारे लड़के कभी ऐसा है ही नहीं है। ये यही एक दो ठे जो है ना मछली है, हाँ ये एक दो ठे जो मछली है, ये बाकी लड़कों का भी जो पूरा होता है ना उनको खराब करते हैं। पिछले मैं देखता हूँ कितने बेचारे लड़के, ठीक है, एकदम मन से पढ़ते रहते हैं, पूरा लगातार मन लगा के पढ़ते रहते हैं, कितने ऐसे लड़के हैं, ठीक है। लेकिन यही तो एक आठ लड़के जो है 99.9% लड़के पढ़ रहे हैं इंडिया में, लेकिन यही 0.1% जो लड़के होते हैं ना, ये लड़कों का जो पूरा एक है ना कि हम लोगों को भी एकदम खराब करवाने में बने रहते हैं। यही 0.1% जो लड़के हैं, 99.9% लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, लेकिन 0.1 लड़के जो है अदर लड़कों की बेइज्जती कराए रहते हैं। चलो क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ये संतोषी बिश्नोई को हटाते हैं, है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पता चला फिर भाई। आगे सुनो, हाँ बेटा आगे सुनो। तो अब हमारा अगला नंबर क्या है, ये समझ में आया। समृद्धि अंग, समृद्धि अंग बेटा जैसे कीटों में पंख है, पक्षियों में पंख है, चमगादड़ में पंख है, इन तीनों में पंख है। और इन तीनों में पंख है, लेकिन इन तीनों पंख के कार्य समान है बेटा। इन तीनों पंखों का कार्य वही है ना। इनके पंखों का क्या कार्य है, बोलो बेटा जल्दी से। इनके पंखों का क्या कार्य है सर? उड़ना, उड़ना, उड़ने का कार्य, उड़ने का कार्य। लेकिन सर क्या इनकी रचना अलग अलग है? यस, कीटों का पंख अलग से बना हुआ है जी, और पक्षियों का पंख अलग चीजों से, चमगादड़ का पंख अलग चीजों से बना हुआ है। यस बेटा, यस, आर यू समझिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ सकते हैं? आर यू समझिंग, समझिंग, समझिंग? हाँ चलो, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो समझिंग, समझिंग, समझिंग। ओके आगे सुनो। अगला आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा बेटा। मैं आपको बता रहा हूं अवशेषी अंगों से प्रमाण, ये पढ़ लेना बेटा एक बार। ऐसे अंग बेटा जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल एक अवशेष के रूप में रह गए। सर जी, जी बेटा जी, ऐसे अंग जो पहले कार्य करते थे। सर हम लोगों के पास एक पूंछ थी, वो पूंछ के अवशेष अभी भी हमारे शरीर में है, उसकी बोन, ठीक है, जो बोन जहां से पूंछ निकलती थी वो अभी भी हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो उस तरह के अंगों को गुरुजी क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। अब आगे सुनो, आगे सुनो। अब बेटा मनुष्य में 180 अवशेषी अंग उपस्थित होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा, आपके शरीर में पाया जाता है बेटा अपेंडिक्स। कभी आपने सुना होगा सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स कट के
निकल जाएगी। अपेंडिक्स काट कर हम लोग हटा देते हैं तो हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों बेटवा? क्योंकि अवशेषी अंग है ये आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपका अवशेषी अंग है। अब आपके शरीर में ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है इसका कोई कार्य नहीं रह गया है। ठीक है, तो बेटा वर्मी फॉर अपेंडिक्स आपका क्या है सर? ये हमारा है अवशेषीय। ठीक है बेटा, अवशेषीय अंग। मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेलुलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषीय अंग के रूप में रह गई है बेटा। क्या बात है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया। वेरी नाइस। आर यू समझिंग माई पॉइंट? यस सर। आगे सुनो बेटा। निमेषक पटल या मानव के नेत्र के भीतर उपस्थित होती है बेटा, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी होती है, परंतु मेढक, पक्षी, खरहा के लिए यह उपयोगी होती बेटा। इसी तरह से अक्ल दांत या मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है, यह भी बेटा अवशेषीय अंग है। हमारे त्वचा के बाल भी बेटा क्या है? अवशेषीय अंग है सर, ये भी अवशेषीय अंग है। त्वचा के बाल भी अवशेषीय अंग होते हैं। समझे हो? यस सर, समझ गए। और थोड़ा लाइकों की संख्या नहीं बढ़ रही यार। 50 लाइक नहीं होते हैं तो दिल से बुरा लगता है, तो भाई दिल से बुरा ना लगने दो। ठीक है, 50 लाइक जल्दी से कराओ फटाफट यार। बायो वाले का रहते हुए 50 लाइक ना हो पाए, बेइज्जती, गजब बेइज्जती। बनाओ जल्दी, बनापन बनापन बनापन। 50 तो कराओ जल्दी से फटाफट। यस सर। चलो आगे सुनो। आप लोगों के लिए बेटा इतना बढ़िया कंटेंट ला रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही है सर। मोए मोए, क्या बात है। ठीक है, यस कुछ बच्चों ने लाइक कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ। कृति शर्मा, मोए मोए, बहुत बढ़िया। चलो आगे सुनो, आगे सुनो बेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आएगा संयोजक कड़ियों से बेटा। ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या 2 जातियों के लक्षण बेटा उपस्थित होते हैं। अगर किसी जीव में बेटा, ठीक है, 2 जीवों के लक्षण पाए जाएं तो इसे हम लोग कहते हैं संयोजक कड़ियां। जैसे देखो, 2 जातियों के लक्षण, जैसे वायरस होता है। वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण हैं। युगलीना जो है, इसके अंदर जंतु और पौधे दोनों के लक्षण हैं। संयोजक कड़ी है इसके बीच की। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बताओ फटाफट। हाँ बीच की, ठीक है, इसके बीच की। पेरिपेटस बेटा, पेरिपेटस ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के विकास को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसमें आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के लक्षण मिल जाएंगे। यस सर। पेरिपेटस, आपने नाम सुना होगा बेटा एनिलिडा का, क्लास 11 में तो सुना था। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस है। ठीक है, पेरिपेटस है। क्लियर है? आगे सुनो। नियोप्लिना, ये बेटा किसके बीच की कड़ी है? ये एनिलिडा और मुलस्का के मध्य की संयोजक कड़ी कहलाता है। आर्कियोप्टेरिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है। यह रेप्टिलिया, सरीसृप एवं पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी बेटा कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है जी, बस सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। सब आए ना आए बेटा ये आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या बात है बच्चे, आगे सुनो। प्रोटोप्टेरस, ये एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच कड़ी पाई जाती है, क्योंकि मछली के समान इसमें सल्क और क्लोम पाया जाता है, और उभयचर के समान बेटा फेफड़े। ठीक है, और एकिडना बेटा ये सरीसृप और स्तनियों के मध्य की बेटा संयोजक कड़ी है। तो एक क्वेश्चन बेटा यहां से आ जाएगा आप लोगों को। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बिल्कुल 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 क्लियर हो गया। इसमें सबसे ज्यादा बेटा यही पढ़ना, बस ये
बाकी आप पढ़ भी नहीं, बाकी आप बस नॉलेज के लिए जान लेना, बाकी आपका कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा गुड आता है बेटा तो यही आता है ये। ठीक है, चलो। हाँ, अब सर क्या आता है पेपर में हमारे? अब पेपर में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये पढ़ लो जल्दी से, और थोड़ा सा एक ये भी पढ़ लो, अपसारी विकास और अभिसारी विकास। एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का निर्माण होता है तो उसे अपसारी जैव विकास कहते हैं। यह परिभाषा बेटा आपसे पूछी जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कीटों के जो मुख होंगे, मच्छर में भी है, मक्खी में भी है, ठीक है, और काकरोच में भी है, तितली में भी है। तो इन सभी के जो मुख के अंग होते हैं वो एक ही पूर्वज से बने हुए थे, ठीक है, बने हुए थे। और इस वजह से ये आपका बेटा किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा? सब लोग बोले बेटा ये एग्जाम्पल होगा अपसारी जैव विकास का। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे बेटा, बहुत सरल, मैंने बहुत सरल, हमेशा मैंने बच्चों के लिए एक ऐसी परिभाषा लाया है जो बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। तो ये वो परिभाषा आपके लिए मैं लाता हूं हमेशा से। ठीक है, इससे सरल परिभाषा आपको कुछ नहीं मिलेगी, एकदम सरल और सटीक परिभाषा आपको बताता हूं एक बार में अच्छे से एकदम। ठीक है, चलो सर क्लियर हो गया सर, ये तो अपने को ओके बेटा, आगे सुनो आप। सर अभिसारी जैव विकास, सर ये भी आता है? हाँ बेटा, सुनो बेटा, बेटा एक ही वातावरण में रहने के कारण जब जंतुओं में समान संरचनाएं बेटा उत्पन्न हो जाती हैं, तो एक ही वातावरण में रहने से जब जंतुओं में समान बेटा आपकी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं बेटा अभिसारी जैव विकास। जी बेटा, जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा सुनो, वेल और मछलियों के आकार, कभी आपने देखा है वेल को, कभी आपने देखा है मछली को? जबकि वेल क्या है? वेल स्तनधारी है, मछली आपकी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है, तो दोनों अलग अलग, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्गीकरण में आएंगे, मतलब एक तरह से मछलियां अलग आती हैं, ठीक है, और ये अलग आता है, मत्स्य वर्ग अलग है, ठीक है, और ये आपका जो मछली है ये स्तनधारी में आएगी। तो दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों आप देखोगे तो दोनों लगभग लगभग आपको एक जैसी दिखती है, एक जैसी दिखती हैं। तो प्यारे बच्चे, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही वातावरण में रहती हैं, पानी में। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से? मैंने आपसे यही तो बताया ना बेटा, यस बेटा, मैंने यही बताया आप लोगों को कि जंतुओं में समान संरचना आ जाती है, अलग अलग जंतु हैं लेकिन दोनों में बेटा समान संरचना आ जाएगी। ठीक जी, दो अलग अलग जंतु अगर एक ही जगह रहेंगे, ठीक, और दोनों एक जैसे लगने लगे तो इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? अभिसारी जैव विकास। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट, सब लोग जैसे बताइए फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया तुम अच्छे से, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा आगे, आप सुनो बेटा आगे, इसके बाद सुनो। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं सर? लैमार्कवाद। लैमार्कवाद बेटा पेपर में बहुत आता है, सुनो जल्दी से फटाफट। ये पेपर में दो चीजें बहुत आएंगी, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अब इसको अच्छे समझ लो बस। ठीक है, लैमार्कवाद, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने लैमार्कवाद या लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, यह सिद्धांत लैमार्क की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में 1809 में प्रकाशित हुआ। तो बेटा सबसे पहले ये नोट किया सब लोगों ने
जल्दी बताइए फटाफट, कितने लेसन है, कितना लेसन है सर? बेटा ये जैव विकास है, इसके बाद आपका भी और भी चैप्टर आएगा बेटा, इसके बाद मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, ठीक है, उसके बाद भी पढ़ाना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, फिर उसके बाद बायोटेक है। तो अभी इसके बाद कम से कम अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा 7 चैप्टर, अभी हमारे कम से कम 3 2 5 अभी 7 चैप्टर बेटा बचे हैं हमारे इसके बाद। जी बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चल रहा है बेटा, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट आप क्या बताऊं। जी चलिए आगे देखिए बेटा। अब बच्चों लैमार्कवाद में ध्यान समझो। लैमार्कवाद में बताया गया कि आकारों में वृद्धि की परिवर्ती। देखो पहले तो ये समझो कि लैमार्कवाद ने क्या बताया था। लैमार्कवाद में आपको समझाया गया कि आखिर ये विकास कैसे होता है, मतलब कम विकसित जो जीव है उनसे ज्यादा विकसित जीव कैसे बनता है। तो इनका मानना जी गया था, यस बेटा, कि आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, ठीक है, मतलब जीवों के शरीर में आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, मतलब उनके अंदर लगातार बढ़ने की क्षमता होती है, जीवों के शरीर में लगातार वृद्धि करने की प्रवृत्ति उपस्थित होगी, ठीक है, पाई जाएगी, लगातार वृद्धि करते रहते हैं। और इसी की वजह से आपका क्या देख रहे हो कि कम विकसित जीव से ज्यादा विकसित जीव बन जाते हैं। यह पहला मानना था बेटा इनका। दूसरा क्या बताया इन्होंने, वातावरण का सीधा प्रभाव। जीवों के शरीर पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और इस कारण जीवों के संरचना में, उनके कार्यों में परिवर्तन हो जाएगा और इस वजह से भी विकास हो जाता है। ठीक, अगला क्या चीज बोला इन्होंने, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग। बेटा इनका मानना था कि शरीर के जिन अंगों का हम अधिक उपयोग करते हैं वे विकसित हो जाते हैं एवं जिन अंगों का कम उपयोग करते हैं वे अंग बेटा धीरे धीरे कार्य करना कम कर देते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भी इन्होंने बताया बेटा, ठीक है, ये भी इन्होंने बताया कि इस कारण से भी विकास होता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। अगला बेटा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। हाँ ध्यान सुनो। अब इसके अनुसार जीवों में वातावरण के सीधे प्रभाव तथा अंगों के उपयोग व अनुपयोग से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनीय लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होकर संतानों में जाते हैं तथा इनके इकट्ठा हो जाने से धीरे धीरे एक नई प्रजाति का निर्माण होता है बेटा। तो अगला इन्होंने ये बताया बेटा कि इस वजह से भी क्या होता है बेटा, विकास। बहुत बढ़िया, आगे सुनो अब बेटा लैमार्कवाद के प्रमाण सुनो अब। अच्छा लैमार्कवाद का प्रमाण बहुत सरल था बेटा, प्रमाण तो इन्होंने एविडेंस दिया कि जो जिराफ होते हैं उनके पूर्वज की गर्दन छोटी और टांगे लंबी नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर जिराफ के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन था, लेकिन धीरे धीरे भोजन की कमी हो गई और भोजन की प्राप्ति के लिए जिराफ ने, ठीक है,
भोजन को पाने के लिए, ठीक है, भोजन को खाने के लिए जिराफ ने अपने आगे के पैर और गर्दन का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिराफ ने अपने आगे के पैरों तथा गर्दन का उपयोग अधिक करना पड़ा, मतलब जिराफ ने अपने पैरों और गर्दन का अधिक उपयोग करने लगे। ठीक है, मतलब जिराफ के जो पूर्वज थे, ठीक है, वो भोजन को खाने के लिए अपने आगे के पैरों का और गर्दन का ज्यादा उपयोग करने लगे, और इस वजह से फिर जिराफ की जो गर्दन है आप देख रहे हो लंबी है और पैर भी आगे के बहुत लंबे हैं। तो इनका मानना था इस वजह से वो विकास हुआ। इसके अलावा सर्पों के अंदर आप देखते हैं, शुरुआत में सर्पों के अंदर बेटा, ठीक, पैर हुआ करते थे। ये लैमार्क का मानना, मतलब समझा जाता था। ठीक, तो शुरुआत में, ठीक है, सर्पों के पैर हुआ करते थे। लैमार्क ने समझाया, लैमार्क ने बताया कि शुरुआत में जो सांप के पैर हुआ करते थे वो सांपों को चलने में बेटा दिक्कत करते थे। ठीक, तो इसलिए लैमार्क ने बताया कि सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया। ठीक है, और जब सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सर्पों के पैर क्या हो गए बेटा, विलुप्त। तो लैमार्क का मानना था कि सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया था, इसीलिए सर्पों के पैर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो जो जिराफ की गर्दन वाला उदाहरण लैमार्क ने बताया था, वो बेटा उदाहरण किसका था, वो उदाहरण था प्यारे बच्चों अंगों का उपयोग। इन्होंने बोला कि अंगों का ज्यादा उपयोग हो गया इसलिए ज्यादा विकसित हो गया, और सर्पों ने पैरों का उपयोग नहीं किया इसलिए पैर विलुप्त हो गए। तो इनका जो मेन सिद्धांत था बेटा वो इसी पर आधारित था, अंगों के उपयोग और अनुपयोग से। जल्दी बताओ फटाफट, इतनी बातें क्लियर हो गई सब लोगों को? यस सर, क्या बात है, एकदम क्लियर हो गई यहां तक। लेकिन लैमार्क की बेटा आलोचना हो गई। क्या आलोचना हो गई? एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, लैमार्क की आलोचना जो है जर्मन वैज्ञानिक वीजमान ने सबसे ज्यादा की। इन्होंने चूहे की 20 से 22 पीढ़ियों तक बेटा पूंछ काटा। अब 20 से 22 पीढ़ियों के बाद भी देखा कि चूहों की जो पूंछ है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली थी। ठीक, तो चूहों की 20 से 25 पीढ़ियों तक जब पूंछ नहीं पाई गई थी तो चूहों की जो पूंछ है वो तो विलुप्त हो जाना चाहिए था। अगर चूहों ने 20 से 25 पीढ़ियों तक, ठीक है, अपनी पूंछ का उपयोग नहीं किया तो चूहों की पूंछ क्या हो जानी चाहिए थी, विलुप्त। लेकिन चूहों की पूंछ बेटा विलुप्त नहीं हुई, और इस तरह लैमार्कवाद का प्रयोग बेटा गलत सिद्ध हो गया। लैमार्क ने कहा था जिन अंगों का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग विलुप्त हो जाएंगे। तो चूहों की 20 से 25 पीढ़ियों तक पूंछ को जब काट दिया गया तो उन चूहों ने 20 से 25 पीढ़ियों तक अपने पूंछ का उपयोग नहीं किया। ठीक है, जब वो चूहे अपनी पूंछ का उपयोग नहीं कर पाए होंगे तो उनकी पूंछ विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनमें आगे भी पूंछ आपकी पाई गई थी। तो इस तरह से लैमार्कवाद की आलोचना हो गई, और फिर इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जीवों की दैहिक कोशिकाओं में जो लक्षण पाए जाते हैं वो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचते हैं। ठीक, वीजमान ने 1892 ईस्वी में जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार केवल वही लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पाए जाते हैं जिनके जीन्स आपके कहां होंगे, जनन कोशिका में बेटा। ठीक है, चलो आगे सुनो। अगला आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा डार्विनवाद।
जैव विकास पर दिए गए सिद्धांत को डार्विनवाद कहते हैं बेटा। इस सिद्धांत पर दो अंग्रेज वैज्ञानिक वायलेस और डार्विन ने कार्य किया था बेटा। इन्होंने स्वतंत्र रूप से इस पर अध्ययन करते हुए लगभग समान निष्कर्ष निकाला बेटा। ठीक है, आगे सुनो। अल्फ्रेड रसेल वेलिस 1858 ईस्वी में टी.आर. माल्थस के आबादी पर लिखे गए लेख से प्रभावित होकर वेलिस ने योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन या वर्ण के बारे में सोचा। फिर इन्होंने जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति नामक शीर्षक पर लेख लिखा और डार्विन को भेजा। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रूसबरी इंग्लैंड में हुआ था। 1831 में इन्हें कैम्ब्रिज के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर हैंसलो के साथ, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका मिला। सर्वेक्षण, ठीक है, यात्रा के दौरान अनेक द्वीपों, महाद्वीपों, जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने लिखा। जीवाश्म और चट्टानी टुकड़ों के साथ जीव जंतु को भी इकट्ठा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गैलापैगोस द्वीप, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, समूह का सर्वेक्षण तथा वहां पाए जाने वाले, ठीक है, वन्य प्राणियों का अध्ययन करना था। कभी दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि का ये द्वीप हिस्सा हुआ करती थी और उस जगह पर बेटा इनको क्या क्या मिला था, इनको रिया, आर्माडिल्लो, इस तरह के बेटा आपको जीव वहां पास, ठीक है, मिले थे। ठीक है, वहां पास डार्विन को इस तरह के अलग अलग तरह के वहां पास बेटा जो जीव हैं वो मिले थे। डार्विन ने मतलब ये जो आपके जीव हैं, ठीक, नोट करें बेटा इसको, किससे मिलते जुलते ये जीव है। तो डार्विन को बेटा इस तरह के जीव वहां मिले। अब डार्विनवाद की अवधारणाएं एवं उनके सिद्धांत देख लो बेटा। सो डार्विन ने क्या क्या बताया बेटा, सुनो। इन्होंने बताया पहले तो अति जनन वाला, अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्राकृतिक विभिन्नताएं, प्राकृतिक वर्ण और नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन का कहना था कि आखिर धरती पर ये जो आप देख रहे हैं विकास हो रहा है, उसके पीछे ये आपकी अवधारणाएं, ठीक है बेटा, हो सकती हैं। मतलब धरती पर ये जो विकास हो रहा है उसके पीछे बेटा ये अवधारणाएं होंगी। ठीक है, तो डार्विन ने क्या बताया, देखो पहला तो इन्होंने क्या बोला कि धरती पर काहे विकास हो रहा है। अतिजन, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहे। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो सीपी होती है, ठीक है, ये एक मादा एक बार में 10 लाख अंडे उत्पन्न करती है। तो धरती पर ये जो आप देख रहे हो विकास हो रहा है लगातार, ये क्या है, हर जाति चाहती है कि हमारा जीव धरती पर बना रहे, इसलिए वो लगातार नए जीव को बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, पहला था ये। दूसरा क्या बोला बेटा इन्होंने, अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष बेटा भोजन, आवास, साथी, जनन आदि के लिए पाया जाता है
और यह संघर्ष 3 भागों में विभक्त होगा। ठीक है, एक ही जाति के सदस्यों के बीच होने वाले संघर्ष को अंतरजातीय संघर्ष, ठीक, अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को अंतरजातीय संघर्ष, और वातावरणीय कारकों और जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को वातावरणीय संघर्ष कहेंगे। प्राकृतिक विभिन्नताएं, एक ही जाति के 2 जीव कभी एक ही जैसे नहीं हो सकते, यहां तक कि एक ही माता पिता के सभी संतानें भिन्न भिन्न होती हैं। इनमें उपस्थित विभिन्नताओं को ही डार्विन ने विचलित विभिन्नताएं कहा। विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण व सबसे छोटा घटक माना जाता है। इसके बिना तो जैव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नोट करना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और योग्यतम की उत्तरजीविता, प्रकृति विभिन्नताओं का चुनाव करती है, जातियों का अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर निर्भर करती है। वे जातियां जिनका चुनाव प्रकृति करती है वे विकसित होती हैं, तथा प्रकृति जिनका चयन नहीं करती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। प्रकृति उन्हीं गुणों का चयन करती है जो वातावरण के अनुकूल रहते हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यता की उत्तरजीविता कहा बेटा। ठीक, तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला सिद्धांत बेटा बहुत पूछा जाता है, योग्यता की उत्तरजीविता। हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। और इसका जो प्रयोग उदाहरण है, उदाहरण आप लोग ये नोट कर लेना बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा उदाहरण था। ठीक है, कि जैसे आप देखते हो ना बेटा, तो क्या होता कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले पेड़ों पर सफेद पंखों वाले सलब, सलब जो होता है वो एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कीट है। और ये कीट काले रंग के पंखों वाले सलभों की तुलना में संख्या में ज्यादा थे। पहले सफेद वाला ज्यादा था, लेकिन बाद में औद्योगिकीकरण हो गया, धुआं उड़ने लगा। जब धुआं आने लगा तो फिर काले रंग के पंख वाले सलब ज्यादा हो गए और सफेद वाले सलब कम हो गए। ऐसा क्यों? शुरू में जब वातावरण एकदम सही था तब सफेद वाले पेड़ों पर जाकर चिपक जाते थे और धुआं वुआं था नहीं, तो सफेद वाले को शिकारी जो है उनको खाने वाले वो नहीं देख पाते थे। लेकिन धीरे धीरे धुआं फैलने लगा। जब धुआं फैलने लगा तो पेड़ आपके हल्के हल्के काले होने लगे। अब पेड़ों पर जब सफेद रंग वाले सलब जाकर बैठते थे, ठीक है, तो उनको शिकारी देख जाते थे और उनको खाने लग जाने लगे। तो शुरू में क्या था, शुरू में सफेद वाला कम दिखाई देता था, काले वाले ज्यादा दिखाई देने लगते थे, इसलिए काले वाले की संख्या कम थी, सफेद वाले ज्यादा थे। बाद में औद्योगिकरण, ठीक है, आपका मतलब धीरे धीरे बहुत सारे क्या बोलते उसको उद्योग आने लगे। और जब बहुत सारे बेटा उद्योग हो जाएंगे तो फिर धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलेगा तो हल्का फुल्का पेड़ ओड़ काला पड़ने लगे। अब सफेद वाले जब उस पर जाकर बैठेंगे तो सफेद वाले दिखने लगे। तो अब सफेद वाले खाए जाने लगे शिकारी के द्वारा, इसलिए सफेद वाले की संख्या कम हो गई, काले वाले की संख्या ज्यादा दिखने लगी। उल्टा हो गया इसी का। क्यों? फिर धीरे धीरे सफेद वालों ने अपने आप को धीरे धीरे काले रंग में बदलना शुरू कर दिया। अगर उनको जिंदा रहना था तो उन्होंने अपने रंग में धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, है ना बेटा? यस सर। सलब बेटा एक प्रकार का क्या है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो बेटा ये आपका एक प्रकार का इंसेक्ट है। ठीक जी। और अगर इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, शायद डायग्राम पड़ा होगा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास शायद होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो, ये आर्कियोप्टेरिक्स है बेटा। ये अभी मैं बताया था ना, ये वो बेटा वही है। ये नोट कर लेना सब लोग, है ना जी।
क्लियर हो गया बेटा? चलो फिर यहां तक सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई अच्छे से। हाँ, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना अच्छे से पूरा, ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरा चैप्टर मैंने रिवीजन करा दिया, मेन मेन सारे पॉइंट्स के। सबसे ज्यादा बेटा यही सब आता रहता है, ठीक है। तो एकदम अच्छा कंटेंट आपको बता दिया, क्या क्या लिखना रहेगा, कैसे लिखना रहेगा, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और कंटेंट की कीमत होती है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपके पास समय कम है ना, तो क्या क्या हमें लिखना चाहिए मेन में, वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पर्याप्त आराम से अब इसको लिखोगे, पूरा पूरा बढ़िया से नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यही आपको मेन मेन लिखना है एकदम अच्छे से। तो बेटा ये हो जाएगा एकदम अच्छे से, जय विकास एकदम तैयार हो जाएगा अच्छे से सब लोगों का, है ना बेटा? तैयार, इसको सब लोग अच्छे से कर लेना। मेन कंटेंट बता दिया मैंने, एकदम अच्छे से पूरा बता दिया है। लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, मिलर का प्रयोग, ठीक है, सब बता दिया, ठीक है। समझात अंक, समृद्धि अंक, सब समझा दिया एकदम अच्छे से। तो फिर हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, जो हमारा अगला वन शॉट है वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, और वहां के भी मैं आपको सारे बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक का बढ़िया से एकदम रिवीजन कराऊंगा बेटा वन शॉर्ट वीडियो में। तो हम मिलने वाले बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। फिर बच्चों आप सब लोग खूब खूब ख्याल रखिएगा।